नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। तेल के दाम बढ़ने पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कांग्रेस शासित राज्य पेट्रोल डीजल पर घटाए टैक्स पहले। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस समय अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वहीं तेल के दाम बढ़ने पर धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कांग्रेस शासित राज्यों को वाहन ईंधन पर टैक्स में कटौती करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने इस बात पर चुप्पी साध ली कि क्या बीजेपी शासित मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य भी ऐसा करेंगे, जहां पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया है। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि वाहन ईंधन के दाम उपभोक्ताओं को चोट पहुंचा रहे हैं। प्रधान ने कहा कि यदि कांग्रेस आम आदमी पर वाहन ईंधन कीमतों के बढ़ते बोझ की वजह से चिंतित है तो उसे अपने शासन वाले राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर में कटौती करनी चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, करीब पिछले 6 सप्ताह में पेट्रोल 5.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 6.25 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने और ऊंचे केंद्रीय और राज्य टैक्स की वजह से वाहन ईंधन के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। वैसे दोस्तों इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर बोले, बीजेपी में ओबीसी की हालत गुलामों जैसी है, अमित शाह बुलाए तो भी नहीं जाऊंगा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भविष्य में भाजपा के साथ किसी प्रकार के गठबंधन से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि वहां पिछड़े वर्ग के नेताओं की हालत गुलामों जैसी है। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के किसी नेता के संपर्क में नहीं है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रह चुके सुभाष सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भविष्य में भाजपा से गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यदि उन्हें न्योता देते हैं तो भी वह उनसे नहीं मुलाकात करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश 2017 विधानसभा चुनाव से पहले राजभर की पार्टी ने भाजपा से गठबंधन किया था और यह करार अमित शाह की मौजूदगी में हुआ था। 2017 के चुनाव में भाजपा ने राजभर की पार्टी को 8 सीटें दी थी, जिनमें से 4 सीटों पर राजभर समेत उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। राजभर को योगी सरकार में मंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ माह बाद ही भाजपा से उनकी दूरियां बढ़ती गई और अंततः उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। इसी बीच भाजपा और सुभाषपा के बीच गठबंधन की अटकलें हैं, जिन्हें सिरे से खारिज करते हुए राजभर ने दो टूक कहा कि हम भाजपा के किसी नेता के संपर्क में नहीं हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सियासी रिश्तों पर नया बयान। संजय रावत ने कहा, महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना को नौकर समझती थी भाजपा। 2 दिन पहले कहा था मोदी ही है टॉप लीडर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की 100 मिनट की मीटिंग के बाद सियासी बयानों की लहर लगातार जारी है। 2 दिन पहले मोदी को देश का टॉप लीडर बताने वाले संजय रावत ने अब उल्टा बयान दिया है। रावत ने कहा है कि पिछली महाराष्ट्र सरकार में भाजपा का शिवसेना के लिए व्यवहार नौकरों जैसा होता था। रावत 2014 से 2019 के बीच के समय की बात कर रहे थे, जब शिवसेना भाजपा के साथ महाराष्ट्र की सत्ता में थी। जलगांव में शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच रावत ने कहा कि राज्य में जो पिछली सरकार बनी थी उसमें शिवसेना को दूसरे नंबर का दर्जा दिया गया था। हमारे साथ नौकर की तरह व्यवहार किया गया था। इतना ही नहीं, जिस पार्टी के समर्थन से भाजपा सत्ता में आई थी उसी सत्ता का इस्तेमाल कर हमें खत्म करने की भी कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा से ही यह मानना रहा है कि महाराष्ट्र में सीएम शिवसेना का ही होना चाहिए। भले ही शिवसैनिक को कुछ न मिले, पर हम गर्व से तो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता शिवसेना नेता के हाथ में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिल्खा सिंह की पत्नी निर्बल कौर का निधन। माहौली में चल रहा था कोरोना संक्रमण का इलाज। जी हां दोस्तों, महिला वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान और महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का कोरोना संक्रमण के चलते माहौली के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। दोस्तों वह कई दिनों से अस्पताल में अपने मौत से जंग लड़ रही थी। मिल्खा सिंह भी कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में घोटाले का आरोप। मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर पूर्व मंत्री ने उठाए सवाल। कहा, 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई।
जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए में बेनामा कराई गई जमीन को 10 मिनट के अंदर 18.50 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया। पवन ने पूरे मामले में दस्तावेज पेश करते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इस मामले को लेकर कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला है। वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि पूरे मामले का अध्ययन करने के बाद ही इस पर अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सूंघकर मिनटों में होगी कोरोना संक्रमितों की पहचान, वैज्ञानिकों ने बनाया खास अलार्म। जी हां दोस्तों, भीड़ भरी जगहों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए जल्दी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा जो कि शरीर की गंध को सूंघकर वायरस की उपस्थिति को लेकर सतर्क करेंगे। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक उपकरण विकसित करने का दावा किया है जिसका नाम कोविड अलार्म रखा गया है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और डरहम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शुरुआती अनुसंधान में पाया कि कोविड-19 संक्रमण की एक खास गंध होती है जिसके चलते वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों में बदलाव होने के परिणाम स्वरूप शरीर में एक गंध फिंगरप्रिंट विकसित होती है जिसका सेंसर पता लगा सकते हैं। इसी पद्धति के जरिए कोविड-19 का पता लगाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, G7 संगठन में चीन पर प्रेशर की पॉलिटिक्स। G7 लीडर्स से मुलाकात के बाद WHO चीफ की हिदायत, कोरोना कहां से आया, इस जांच में सहयोग करे चीन। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस गेब्रियसस ने चीन को कोरोना के ओरिजिन को लेकर चल रही जांच में सहयोग करने को कहा है। उनका ये बयान ब्रिटेन में चल रही ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 समिट में शनिवार को शामिल होने के बाद आया है। WHO चीफ ने कहा कि जांच के अगले चरण में ज्यादा पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच पूरी करने के लिए हमें चीन का सहयोग चाहिए। पिछली जांच रिपोर्ट का जिक्र करते हुए टेड्रोस ने कहा कि उस रिपोर्ट के जारी होने के बाद डेटा शेयर करना मुश्किल था, खास तौर पर वह डेटा जो कच्चे रूप में था। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि शनिवार को G7 देशों के नेताओं ने समिट में जांच को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। हम इसे अगले चरण में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया WHO से जांच जल्द आगे बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद गुरुवार को ब्रिटिश PM मोरिस जॉनसन ने कोरोना पर चल रही जांच का मुद्दा उठाया था। उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा था कि हम भी समय से सबूतों पर आधारित पारदर्शी जांच चाहते हैं। इस जांच में चीन को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन ने 24 नए कोरोना वायरस खोजे, इनमें 4 कोविड-19 जैसे सतर्क रहना होगा जरूरी। जी हां दोस्तों, अभी दुनिया कोरोना वायरस से छुटकारा पाने की सोच रही है। वहीं चीन के वैज्ञानिकों ने 24 नए कोरोना वायरस खोज लिए हैं जिनमें से 4 कोरोना वायरस कोविड-19 जैसे हैं, यानी कि खतरा 4 गुना ज्यादा हो गया है। चीन के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगा रहे थे, चमगादड़ों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें इन 24 नए कोरोना वायरसों का पता लगा। इनमें से एक वायरस इस समय कहर बरपा रहा है। SARS-CoV-2 वायरस से जेनेटिकली बहुत ज्यादा मिलता है, यानी कि दुनिया को और सतर्क रहने की जरूरत है। चीन के वैज्ञानिकों ने इस 24 कोरोना वायरसों को दक्षिण पश्चिम चीन में मिलने वाले चमगादड़ों में खोजा है। साथ ही यह भी बताने की कोशिश की है कि इन 24 वायरसों में से कितने इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। यह रिपोर्ट सेल जर्नल में प्रकाशित हुई। शेनडोंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि हमने चमगादड़ों की अलग अलग प्रजातियों में 24 नए कोरोना वायरस की खोज की है। इनमें से 4 कोरोना वायरस ऐसे हैं जो वर्तमान में महामारी का सबब बने हुए हैं, कोविड-19 वायरस से मिलते जुलते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस वक्त इस महामारी के ताज़ा हालात। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 17,56,68,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 37,95,000 को पार कर गई है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, अर्जेंटीना, स्पेन, कोलंबिया, जर्मनी, ईरान, पोलैंड आदि देशों का नाम आता है।
इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,94,39,40,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 3,70,000 के पार है। दोस्तों पिछले 24 घंटे में नए मामलों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 80,834 नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट मानसून न्यूज। देश का 80% हिस्सा मानसूनी बारिश में भीगा, अगले 48 घंटों में पूरे उत्तर भारत में बरसेगा पानी। जी हां दोस्तों, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के बाद अब मानसून देश के पूर्वी और मध्य भाग में सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार अब देश की राजधानी दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून पहुंचने की सबसे अधिक संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने रविवार तक मानसून के पूरे ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद और हरियाणा के कुछ हिस्सों, चंडीगढ़, उत्तरी पंजाब को कवर करने का दावा किया है। यह देश के लगभग 80% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। दोस्तों 2 दिनों में दिल्ली और एनसीआर में भी मानसून दस्तक दे देगा। हालांकि रविवार को दिल्ली में भी बारिश हुई थी। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण राजस्थान और गुजरात के कच्छ को छोड़कर अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून से पूरे उत्तर भारत में सक्रिय होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में 13-14 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, निजी अस्पतालों की गुहार, वैक्सीन खरीद पर नीति स्पष्ट करें सरकार, प्रभावित हो रहा है टीकाकरण। जी हां दोस्तों, देश के कई प्राइवेट अस्पतालों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई टीकाकरण नीति के ऐलान के बाद वैक्सीन की खरीद को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके चलते प्राइवेट अस्पतालों के टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम को रोकना पड़ रहा है। निजी अस्पतालों ने वैक्सीन की खरीद के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और स्पष्ट प्रक्रिया की मांग की है। उनका दावा है कि वैक्सीन खरीद के लिए उन्होंने भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और राज्य सरकारों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर के डॉक्टर प्रकाश कुमार सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा है कि आपके निर्देश अनुसार हम देश के किसी भी प्राइवेट अस्पताल से वैक्सीन की खरीद के ऑर्डर को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भविष्य में प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन सप्लाई के लिए रोड मैप खातिर हमें आपके दिशा निर्देशों का इंतजार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में पहली बार 18 जून से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल होगा शुरू। जी हां दोस्तों, भारत का पहला आधिकारिक बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन डिलीवरी एक्सपेरिमेंट इस सप्ताह बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर गौरीबिदनूर में शुरू होगा। थ्रोटल एयरोस्पेस सिस्टम की अगुवाई वाले कंसोर्टियम ने इसके लिए डीजीसीए से अनुमति हासिल कर ली है। ड्रोन डिलीवरी के एक्सपेरिमेंट के लिए सिस्टम को अनुमति तो मार्च 2020 के समय ही मिल गई थी, लेकिन महामारी के चलते कुछ और मंजूरी हासिल करने में काफी समय लग गया। दोस्तों थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम को अब सभी तरह की मंजूरी हासिल हो गई है और कंपनी 8 जून से 30 से 45 दिनों तक चलने वाले ट्रायल की शुरुआत करेगी। जाने माने कार्डियक सर्जन डॉक्टर देवी शेट्टी ने इस ट्रायल का समर्थन किया है। नारायणा हेल्थ इस प्रयोग में कंसोर्टियम के साथ साझेदार है, जो कि ट्रायल के दौरान ट्रांसपोर्ट के लिए मेडिसिन उपलब्ध कराएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तंगी की मार झेल रहे पाकिस्तान ने बढ़ाया अपना डिफेंस बजट, सेना पर खर्च होंगे 1,37,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, कंगाली में जी रहे पाकिस्तान के पास न तो अरब देशों का कर्ज चुकाने को पैसा है और न ही देश के विकास कार्यों के लिए। कोरोना महामारी के बीच भी पाकिस्तान चीन की दी हुई वैक्सीन से काम चला रहा है, लेकिन अभी तक उसने वैक्सीन खरीदी नहीं है। देश में गंभीर खाद्य संकट पैदा होने की चेतावनी दी जा रही है। इस तरह की तंगहाली में भी पाकिस्तान हथियारों पर पैसे खर्च करने से पीछे नहीं हट रहा है। इसकी एक झलक पाकिस्तान के नए बजट में देखने को मिल रही है, जिसका 16% से ज्यादा हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। सिर्फ पाकिस्तानी सेना के लिए आवंटन बजट की मांग करें तो यह कुल बजट का 7% है।
पाकिस्तान सरकार ने बीते शुक्रवार को नए वित्त वर्ष के लिए 8,48,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें 1,37,000 करोड़ रुपए का रक्षा बजट शामिल है, जो पिछले साल के मुकाबले 8,100 करोड़ रुपए अधिक है। पिछले साल पाकिस्तान का रक्षा बजट 1,28,900 करोड़ रुपए था। बजट दस्तावेज के अनुसार रक्षा व्यय 1,370 अरब रुपए रहने का अनुमान है। मंत्री ने और ब्यौरा नहीं दिया, इसे अक्सर गोपनीय रखा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना और चांदी में आया फिर उछाल। जी हां दोस्तों, भारत में सोना चांदी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 441 रुपए की बढ़त के साथ 48,530 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 1148 रुपए उछलकर 71,432 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1896 प्रति औंस, जबकि चांदी $28.15 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, पेट्रोल 5 राज्यों में 100 रुपए के पार, डीजल भी शतक के करीब। जी हां दोस्तों, तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर से बढ़ोतरी कर दी थी। इससे राजस्थान में पेट्रोल के बाद अब डीजल का मूल्य भी 100 रुपए के करीब पहुंच गया है और कुछ जगहों पर 100 रुपए को भी पार कर गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन कंपनियों की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के दाम में 29 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल में 28 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। दोस्तों 4 मई के बाद यह 22वां मौका है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पेट्रोल का खुदरा मूल्य 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली में पेट्रोल अब तक के उच्चतम स्तर 95.85 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जबकि डीजल 86 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर पर है। स्थानीय करों और मूल्य वर्धित की दरें अलग अलग होने के कारण ईंधन के दाम विभिन्न राज्यों में अलग अलग होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने 21 जून तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, हरियाणा में लॉकडाउन 21 जून तक बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षा हरियाणा की अवधि 1 सप्ताह यानी कि 21 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। ऑड इवन सिस्टम खत्म कर दिया गया है। दुकानें अब शाम 7 बजे तक खुलेगी, हालांकि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक गली मोहल्लों की किनारे वाली दुकानें, फल सब्जियां, दूध, फल और दवा की दुकानें पूर्व की हिदायतों के अनुसार खोली जा सकेंगी। सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा निजी वाणिज्य कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि ऐसे सभी ऑफिस में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार दोस्तों कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। होटल, मॉल स्थित रेस्टोरेंट तथा बार सुबह 10 से 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उस स्थान का नाम जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।